हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस अब अवेलेबल हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। और यही नहीं, हमने आरटीपीज़ के, एमटीपीज़ के एनालिसिस भी कर दिए हैं, जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। आरटीपी के केस स्टडीज़ हैं, आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमटीपी के केस स्टडी एमसीक्यूज़ हैं, उनका विद रीज़न, प्रॉपर रीज़न के साथ जो है वो आंसर भी दे दिया। और जहाँ पे आईसीएआई का स्टडी मैट कोट करना था, वो भी हमने कर दिया है। तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने सीए फाइनल ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और सीए इंटर और सीए फाइनल की क्लासेस के लिए edu91.org रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, वीडियो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से सीए बनने के बाद। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो चैप्टर नंबर 16 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंटरनल ऑडिट। बहुत आसान चैप्टर है। इंटरनल ऑडिट जब भी मन में आए तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल ऑडिट है क्या। एक एश्योरेंस, एक इंडिपेंडेंट एश्योरेंस होता है इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और गवर्नेंस पे। इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और गवर्नेंस पे। इसमें एश्योरेंस के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटी आती है? कंसल्टिंग एक्टिविटीज भी आती है। बट याद रखिएगा, कंसल्टिंग करते करते इंटरनल ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंस लूज नहीं करनी है। ओके जी, ध्यान रखना है कि भाई क्या इंटरनल ऑडिट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक कन्फाइंड होता है? आंसर इज नो। फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी कवर होते हैं। इवन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन भी कवर होता है। तो ये तो डेफिनेशन अब आप लोग जो है अच्छे से लिख के आ सकते हैं, जो कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया उसके बेसिस पे। नाउ, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। याद रखिएगा, आईसीआई जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऑब्जेक्टिव स्कोप पूछे तो ये आंसर लिखना है। इंटरनल ऑडिटर का पूछे तो वो रिव्यू 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 वाले आंसर जो है आपको लिख के आने हैं। कभी कभी आईसीआई ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीजों को रिव्यू करता है इंटरनल ऑडिटर, तो भी आपने वही आंसर जो है वो लिख के आना है। खैर, अभी ये पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए, पहले तीन तो में क्लियर है, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस। ओके, अगले तीन भी क्लियर है भाई। क्या सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटीज आती है? नहीं, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग भी आती है। फाइनेंशियल ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। क्या आपको 6 के 6 पॉइंट याद है? मुझे जल्दी से बताइए चैट में। एवरीवन इन द चैट बॉक्स थोड़ा सा एक्टिव रहो, कंप्लीट कर देंगे। 6 के 6 पॉइंट याद है आप लोगों को? जल्दी बोल दो। यस सर, यस सर, यस। आइए जरा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 6 में से पहले 3 निकालो। आईसी, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट। फिर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। भारत माता की जय। आ जाओ जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 138 सेक्शन है जो आपको बताता है कि भाई कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर जो है वो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना जो है वो मैंडेटरी है। राइट, शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर। और याद रखिएगा, इंटरनल ऑडिटर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। याद रखिएगा, क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, एमबीए भी हो सकता है, लॉ ग्रेजुएट, सिंपल एक बीकॉम ग्रेजुएट भी हो सकता है। ललन टॉप की लैंग्वेज बोलूं तो प्लेन बीकॉम वाले भी हो सकते हैं, प्लेन बीकॉम वाले। राइट, आ जाइए तो मेरे साथ जरा जुड़िएगा। अब कौन सा ये रूल 13 क्या बोलता है? लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 4 कंडीशन दी गई है, 4 में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो इंटरनल ऑडिटर रखना मैंडेटरी है। 25, 50, 100, 200 बोल लो। 25, 50, 100, 200। 25, सबसे पहले हम 25 किसका देखेंगे? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर। 25, 50 किसका देखते हैं हम लोग? पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर। 25, 50, 100, 200। 100 क्या देखते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर एट एनी डे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, एक तो एक्सीडिंग है, दूसरा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। और 200 में क्या आता है? टर्नओवर 200 करोड़ और मोर। अब मेरी बात सुनिए, चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 3 में आप लोगों का 200 करोड़, 50 करोड़ और 25 करोड़ और मोर है। 100 वाले में एक्सीडिंग 100 करोड़, ऐसी इंटरप्रिटेशन जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। डन, पक्का? और ये सारी चीजें कब की देखनी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखनी है। प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले हैं? कम ऑन टेल मी। 100 200 देखने वाले हैं। यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 crore at any point of time during the preceding financial year and turnover exceeding 200 crore more during the preceding financial year। दोनों के बीच में और लगा हुआ है। अच्छा जी, क्या इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकता है? हाँ जी, एम्प्लॉय भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एमबीए, लॉ ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट, प्लेन बीकॉम, मसाला बीकॉम, कोई सी भी बीकॉम वाला जो है वो चल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, आइए, बोर्ड डिसाइड करेगा इसका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है या नहीं है। फिर हम बात करते हैं एसआईए 210 मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसको लेके आईसीए ने क्वेश्चन बनाया, हमने भाई से उसका तोड़ बनाया, और वो क्या था आइए जरा आप लोगों को दिखा देता हूं। बेसिकली बताया गया कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में जो है परफॉर्म की जाएंगी, जरा वो बता दो। तो मैंने बोला कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कोई भी ऑडिटर हो बेटा, सबसे पहले काम क्या करेगा? प्लान करेगा। प्लान के बाद वो ओवरसाइट करेगा।
स्टाफ मैनेजमेंट करेगा, एक्सटर्नल लोगों की जरूरत है नहीं ये तय करेगा, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करेगा, क्वालिटी मैनेजमेंट करेगा। हाँ जी, प्लानिंग ओवरसाइट, स्टाफ मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड क्वार्टरली नहीं, क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, अब सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से। प्लानिंग में क्या करेंगे, स्कोप क्या होगी, मेथोडोलॉजी हमारी ऑडिटिंग की क्या होगी। ओवरसाइट में क्या करेंगे, किसी भी ऑडिट में 4 फेज हो सकते हैं, प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का, रिपोर्टिंग का और क्लोजर का, उन सब पे ओवरसाइट रखेंगे। 2 बातें खत्म। स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ एक्वायर कहां से करेंगे, उन्हें एंगेज कैसे करेंगे, उन्हें रिव्यू कैसे करेंगे, और बातें लिख दो, ट्रेन कैसे करेंगे, सुपरवाइज कैसे करेंगे, मोटिवेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। करंट कंडीशंस में एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक्सटर्नल एक्सपर्टीज में हम लोग क्या लिख के आएंगे कि भाई हमें जरूरत है कि नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको कहां से लाएंगे, एंगेज कैसे करेंगे, उनके साथ काम मैनेज कैसे करेंगे, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करते रहेंगे, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। और क्वालिटी की बात चली है तो भाई साहब क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम डेवलप करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। आ जाइए, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आईसीएआई कहता है कि भाई साहब सब कुछ पढ़ा के छोड़ूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पढ़ा लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इंटरनल ऑडिटर की। सबसे पहले भाई इंटरनल ऑडिट का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आईसी। आईसी बोले तो इंटरनल कंट्रोल। लेकिन याद रखिए आईसी की एडिक्वेसी पे आपने कमेंट तो करना है, लेकिन अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंट रहना है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहना है, ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट दी असाइनमेंट मेंटेन करनी है। 4 बातें हो जाती है। एडुकेसी ऑफ आईसी पे कमेंट करूंगा, अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंट रहूंगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है ना, और साथ साथ में ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द एंगेजमेंट मेंटेन करूंगा। ऑब्जर्व और रिपोर्ट करूंगा, फैक्ट, सिचुएशन, मैनेजमेंट पॉलिसीज जहां पे डेफिशिएंसी है, जिसमें करेक्शन चाहिए। अच्छा, एंड एसोसिएट करके चलूंगा मैनेजमेंट के साथ। एसोसिएट करके चलूंगा मैनेजमेंट के साथ मेरा क्या मतलब है कि भाई मैं अपने आप को अप टू डेट रखूंगा, जो भी चेंजेस हुए हैं बिजनेस में, बिजनेस पॉलिसीज में, उसके लिए मैं अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखूंगा, अप टू डेट रखूंगा। एक बार दोबारा से, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पूछ ले एज अ इंटरनल ऑडिटर आपकी क्या क्या है, एडुकेसी ऑफ आईसी, 3 इंडिपेंडेंस वाले बोल दो, अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंट रहूंगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द एंगेजमेंट मेंटेन करके रखूंगा। अब फिर उसके बाद ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट करना है और क्लोजली एसोसिएट होकर चलना है मैनेजमेंट के साथ। चलो जी, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन जब आएगा तो बहुत ज्यादा रुलाएगा। क्या है ये कि भाई इंटरनल ऑडिट को एक्सप्लेन कीजिए एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, लेकिन हमने बहुत फ्लो में पढ़ा था। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अचीव करते हैं गोल्स थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, पहला। फिर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, याद है आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, रिस्क मिटिगेशन सिस्टम बनाते हैं, कंट्रोल गैप्स ढूंढते हैं, रूट कॉजेज ढूंढते हैं, और साथ में इंप्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं। चार दोनों पॉइंट मिक्स करके बोल दिए मैंने। इंटरनल ऑडिट कंट्रोलिंग से रिलेटेड है, रिस्क मिटिगेशन सिस्टम बनाते हैं, कंट्रोल गैप्स ढूंढते हैं, आप रूट कॉजेज ढूंढते हैं और इंप्रूवमेंट्स करते हैं। एंड फाइनली याद रखिए, अगर आप चाहते हैं इंटरनल ऑडिटर का काम इफेक्टिव हो तो उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए, और इंटरनल ऑडिटर को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज दोनों कवर करनी चाहिए। ऑपरेशनल एक्टिविटी में आप एक दो नाम याद रख लेंगे बहुत है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस रिस्क क्या क्या है, आपके एफर्ट्स कितने रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपेटाइट कितनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बार दोबारा से पूरा टॉपिक बोल देता हूं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने क्लास में ऐसा डिटेल में पढ़ लिया, अब आपसे रिवीजन वीडियो से पढ़ के जाएंगे। फिर से सुनिए मेरी बात को। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे गोल्स अचीव किए जाते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट में प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, रिस्क मिटिगेशन सिस्टम बनाते हैं, रूट कॉज ढूंढते हैं, कंट्रोल गैप्स ढूंढते हैं और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं। राइट। अगर इंटरनल ऑडिट को इफेक्टिव बनाना है, अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे भी ध्यान रखता है, जैसे कि बिजनेस प्रोसेस रिस्क पे भी ध्यान रखेगा, एफर्ट्स रिक्वायर्ड पे भी ध्यान रखेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट्स इट। कर लेंगे अब। आई नाउ इसके बाद एक छोटू टॉपिक हमारे पास और आया, वो क्या था, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर्क। ये रिव्यू भी पूछा जा सकता है आपसे कि इंटरनल ऑडिटर किस किस चीज का रिव्यू करता है। घबराने का नहीं है, हमने इसको भी 3 पार्ट से बांट दिया था। हम इंटरनल ऑडिट सुनते हैं और हमारे कान में क्या आवाज आती है, आईसी, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस। तो आईसी सबसे पहले हम लोग रिव्यू करते हैं आईसी का, फिर हम लोग रिव्यू करते हैं आईसी के अंदर ही आता है एक चीज, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, उस वाले एस्पेक्ट का, और आईसी के अंदर ही आती है चीज आपकी पॉलिसीज का, कि जिसके हिसाब से अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो आईसी, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट एंड पॉलिसी। फिर उसके बाद गवर्नेंस में क्या आता है, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रॉपर सेट कर रहे हैं, उन्हें अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर से स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिटर वर्क, 3 पार्ट में बांट दो, आईसी, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। गवर्नेंस, आईसी में इंटरनल कंट्रोल खुद आ गया, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट आ गया, पॉलिसी आ गई।
गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया, रिस्क मैनेजमेंट में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आ गए और आपके यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया। दैट्स इट। नाउ इसके बाद हमने एक और टॉपिक कवर किया इस चैप्टर के अंदर, वो था रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। पहले भूमिका बनाई। भूमिका में क्या है कि भाई लॉट ऑफ ओवरलैप इज देयर बिटवीन द वर्क ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। इंपॉर्टेंट बियरिंग यानी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है इंटरनल ऑडिटर के काम का, इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर पे। अच्छा, ऑब्लिगेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एग्जामिन करना कि भाई क्या स्कोप था इंटरनल ऑडिटर काम का, कितना इफेक्टिव था वो। याद रखिए कारो भी रिलेट कर लीजिए, कारो में हमें चेक करना होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की साइज के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट फंक्शन था या नहीं था। अच्छा जी, देन एस ए 610 भी यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं, 610 हम पहले कवर कर चुके हैं। इंडिपेंडेंस, ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, उसका स्टेटस क्या है, राइट, स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सब बातों पे उसकी इंडिपेंडेंस डिपेंड करती है। एंड आप जब डिसाइड करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर काम यूज करना है, कितना यूज करना है, उसके हिसाब से आपके एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे भी इंपैक्ट आता है। सारी बातें दोबारा रिपीट करता हूं। ओवरलैप है, इंपॉर्टेंट बियरिंग होती है, कम ऑन, ओवरलैप है, इंपॉर्टेंट बियरिंग होती है, ऑब्लिगेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए चेक करना इंटरनल कंट्रोल की स्कोप और इफेक्टिवनेस को। इंडिपेंडेंस स्टेटस पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है। और साथ साथ में याद रखना है कि भाई यही इवैल्यूएशन का रिजल्ट बताता है कि आपके प्रोसेस कितने एक्सटेंसिव होने वाले हैं। नाउ डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया था, बल्कि हमने और अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने शुरुआत करी थी भाई अपॉइंटमेंट कहां से होती है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। फिर हमने देखा कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए, एक्सटर्नल ऑडिटर हर किसी के लिए मैंडेटरी, हर कंपनी के लिए, इंटरनल ऑडिटर कंडीशनल है, जो भी हम कंडीशंस पढ़ के आए थे तभी आपको रखना है, अदरवाइज आपको नहीं रखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर को। फिर हमने देखा कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, इंटरनल ऑडिटर कम इंडिपेंडेंट होता है। हमने दोनों के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 में लिखा है, उया कासा, आई होप याद है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मिडिल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इंटरनल ऑडिटर के लिए रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल देखना है कि ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए फिर हमने देखा कि भाई वो सिर्फ एश्योरेंस करता है, ये एश्योरेंस प्लस कंसल्टिंग भी कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कभी इंप्लॉय नहीं हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर इंप्लॉय भी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कैन ओनली बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिटर कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और हैविंग सच अदर क्वालिफिकेशन एज बोर्ड में थिंक फिट। अगर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उसके पास है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? ओके, एक दो डिफरेंस और भी बताऊं, इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जबकि कंपैरेटिवली स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ 240 में डिफाइंड है कि आपने उस फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क को असेस करना है और रिस्पॉन्ड करना है। डन, बोलिए। लीजिए, ये हमारे सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने रिवीजन वीडियो को एंजॉय किया। बस ये रिवीजन वीडियो ऐसी बनेगी 12-12 मिनट की, 2-3 रिवीजन वीडियो, 36 मिनट में रिवीजन चैप्टर की कंप्लीट और आपका चैप्टर भी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए जी, इंटरनल ऑडिट की रिवीजन को आज हम लोग कर देंगे समाप्त। आज हमने सबसे पहले पढ़ना क्या शुरू किया, हमने इस क्वेश्चन के साथ शुरुआत करी कि एक इंटरनल ऑडिटर की अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए। अप्रोच मतलब इंटरनल ऑडिटर अपने ऑडिट में क्या क्या स्टेप्स लेगा। बेसिक स्टेप्स हैं, याद रखिए, कोई भी ऑडिट कर रहे हो यही स्टेप्स चलते हैं। सबसे पहले क्या ऑब्टेन करोगे, कम ऑन टेल मी एवरीवन, नॉलेज। अच्छा, रिवीजन वीडियो में ही कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोगों के लिए मार्किंग कर देता हूं, आपको टेंशन नहीं होगी। नॉलेज ऑब्टेन करेंगे कैसे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, उनका आईटी सिस्टम समझेंगे और रेलेवेंट रेगुलेशन समझेंगे। स्टेक होल्डर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, आईटी सिस्टम, रेलेवेंट रेगुलेशन, डन। फिर उसके बाद नॉलेज आ गई, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, प्लानिंग। प्लानिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम SIA 310 फॉलो करेंगे, याद रह जाए ओके, नहीं रहे कोई बात नहीं। ऑडिट का स्कोप अप्रूव करा लेंगे और की पर्सनल के साथ अपने प्लान को जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा, हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, हम लोग सोर्स देखेंगे भाई कहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, उस सोर्स की इंटीग्रिटी क्या है, और हम लोग एडवांस बता देंगे हमें किस प्रकार का डेटा जो है आपसे चाहिए। देन ऑडिट चेक्स, ये आगे हमारा कोर काम। हम लोग अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो लगाने वाले हैं। बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, डेटा एनालिसिस टूल्स वगैरह जो हैं वो लोग यहाँ पे यूज करेंगे, हम वो यहाँ पे यूज करेंगे। एविडेंस कलेक्ट करेंगे, इश्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे और इन सब की प्रॉपर क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। फाइनली जो भी इश्यूज हमें आइडेंटिफाई हुए हैं उनके हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, मैनेजमेंट के साथ चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान ले लेंगे और फिर ऑडिट कमेटी को देंगे। याद रखिएगा, कोई भी रिपोर्ट हम नहीं दे सकते फाइनल जब तक हम लोग उसका ड्राफ्ट ऑडिट के साथ शेयर ना कर लें।
ओके, तो अप्रोच एक बार फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपके आईसीए के स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट जो है कैसे परफॉर्म किया जाता है। नंबर वन, सबसे पहले नॉलेज, साथ साथ बोलते जाना, साथ देना, मन में अपने बोलते जाना। नॉलेज के लिए स्टेक होल्डर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, आईटी लैंडस्केप एंड रेलिवेंट रेगुलेशन। अच्छा जी, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, फॉलो SIA 310, ऑडिट स्कोप अप्रूव कराओ, सबके साथ शेयर कर लो, सबके साथ मतलब की पर्सनल के साथ। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए सोर्स देखो कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटीग्रिटी देखो सोर्स की, और डेटा एडवांस बता दो कि कौन सा डेटा जो आपको चाहिए होगा इंटरनल ऑडिट के लिए। अब फाइनल स्टेप आ गया, मतलब मेन स्टेप आ गया, ऑडिट चेक परफॉर्म करो, एनालिटिकल प्रोसीजर और टूल्स यूज करो, एविडेंस कलेक्ट करो, इश्यूज आइडेंटिफाई करो, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो। फिर इन इश्यूज को आपने रिपोर्ट करना है, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, मैनेजमेंट के साथ उस पर एग्रीमेंट करेंगे, मैनेजमेंट के एक्शन प्लान्स लेंगे, राइट। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, मैनेजमेंट के एक्शन प्लान्स पे उनसे एग्रीमेंट लेंगे, और फिर आप ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट जो है प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा जी, नाउ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट समरी, इसमें सच बताऊं तो एक छोटा सा पार्ट है, जस्ट बता देता हूं आपको बताने के लिए कि भाई देखो, आपकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, वो दो तरीके की हो सकती है। नंबर वन, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर ईच असाइनमेंट, जिसमें स्पेसिफिक एरिया जैसे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट कवर हो रहा होगा, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटिव मैनेजमेंट के साथ शेयर कर देते हैं। एक बनती है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसमें सारी ऑडिट एक्टिविटी कवर होती है, और एक क्वार्टरली ऑडिट कमेटी को सबमिट कर दी जाती है। हमारा जो SIA 370 है, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट से डील नहीं करता है। वो किससे डील करता है? इट डील्स विद ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू इशू ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट, दैट्स इट। ओके, अच्छा जी। इसके बाद की एलिमेंट्स, मैं आप लोगों को मैं क्या गाइड करूंगा, आप सिंपली यहां पे आए और ये पढ़े कि की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। स्कोप, हर रिपोर्ट के अंदर पहले स्कोप लिखा जाएगा। पीरियड, अगर आपको ऐसे 700 याद हो, उसमें भी नोटिफाई करते थे हम कौन से पीरियड का जो है वो ऑडिट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव समरी एंड समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, इसको हम एक बना देते हैं, लिख दीजिएगा दो फॉर्मेट में, अभी के लिए एक बना देते हैं। तो स्कोप बता दिया, पीरियड बता दिया, समरी क्या है मेरे फाइंडिंग्स की वो बता दी, उनकी डिटेल, अपनी फाइंडिंग को डिटेल में बता दिया। इश्यूज को मैंने प्रायोरिटाइज कैसे किया है, रिस्क और सिग्निफिकेंस के बेसिस पे मैंने इशू की रेटिंग करी है, हाई मीडियम लो। फिर ऑडिट मेरी रिकमेंडेशन क्या है, और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स और एक्शन प्लान क्या है। ये की एलिमेंट्स होने वाले हैं, आपके की कंटेंट होने वाले हैं एक इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट के। प्लीज याद रखें, रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट प्री डिसाइडेड नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज एश्योरेंस इज देयर। अगर एश्योरेंस है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट डिसाइडेड है, वो हमें नहीं पढ़ना है, रिलैक्स रहिए। अदरवाइज रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट डिपेंड करता है प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर पे एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑडिटी पे। ओके, फिर एक बार बोल देता हूं, आपकी ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, टिपिकल कंटेंट क्या होने वाला है, तो वो है सबसे पहले स्कोप बताएंगे, पीरियड बताएंगे, फाइंडिंग्स की समरी बताएंगे, फाइंडिंग्स की डिटेल बताएंगे, अपनी रिकमेंडेशन बताएंगे, इशू की रेटिंग करेंगे, अपनी रिकमेंडेशन बताएंगे, और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स और एक्शन प्लान बताएंगे। जहां पे कुछ एश्योरेंस जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉर्मेट और कंटेंट जो है वो आपको 380 का फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे दो तरह की एश्योरेंस बताई गई है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दीजिए। अच्छा, रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ और बातें। रिपोर्ट, सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट डिसाइडेड नहीं है, वो प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट पे और ऑडिट की रिक्वायरमेंट पे। रीजनेबल टाइम में रिपोर्ट इशू हो जानी चाहिए, रिपोर्ट प्रोसीजर एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। कंक्लूजन में आपको सब कुछ कंसिडर करना है, सारी फाइंडिंग, डेविएशन, इवन इफेक्टिव कंट्रोल भी कंसिडर करने हैं। अगेन, आपने रिपोर्टिंग प्रायोरिटीज आपकी कैसे डिसाइड होंगी, रिस्क और सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। और याद रखिए, अगर आप SIA से कंप्लाइंस दिखा रहे हैं तो इट मस्ट बी एविडेंस्ड, इट मस्ट बी एविडेंस, मतलब उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया हमने, सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दिया, एक तो हमारे पास टिपिकल कंटेंट क्या होगा, और साथ साथ में रिपोर्ट प्रिपरेशन गाइडलाइन। जाते जाते डॉक्यूमेंट किस किस चीज का करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने जरूर करनी है। आपने जो भी आपकी ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट थी, उनके जो क्रॉस रेफरेंसेस थे, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान काउंटर साइंड बाय देम, इट मस्ट आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड। ओके, चेंज द टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला, CIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरा एलिमेंट्स ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होते हैं। तो CIA की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा समझ लीजिए, संजना को याद रखिए, संजना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग प्रायर ऑडिट इश्यूज पे। देखिए फ्लो कैसे बनेगा, आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी थी, ऊपर हम ऑडिट रिपोर्ट देके आए थे, उसमें हमने क्या बताया था, हमने उसमें ऑडिट फाइंडिंग्स बताई थी, इश्यूज बताए थे, रिकमेंडेशन दी थी, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान था। अब आप चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं, आपका एक काम है कि आपने मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है प्रायर ऑडिट इश्यूज पे। जो भी आपने अपनी रिपोर्ट में इश्यूज बताए थे, रिकमेंडेशंस बताई थी, मैनेजमेंट एक्शन प्लान बताया था, आपने अब उस पर मॉनिटर और रिपोर्टिंग जो है वो करनी है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस बनाइए, जिसको आप अग्री कीजिए मैनेजमेंट और दोस्त चावित गवर्नेंस के साथ। फिर आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे, किस चीज के लिए,
कि भाई आपकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो भी रही है या नहीं। इंप्लीमेंटेशन स्टेटस का पीरियोडिक रिव्यू करते रहें और साथ साथ में अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो उसको एस्केलेट करें। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। संजना वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी रहा हूं, मई 2024 के अंदर आपकी आरटीपी के अंदर आया था। मार्क्स नॉट एप्लीकेबल क्योंकि आरटीपी मार्क्स नहीं लिखे होते हैं। तो सीआईए रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज के लिए। उसके लिए वो फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस बनाएगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा, पीरियोडिक रिव्यू करेगा इंप्लीमेंटेशन का, और अगर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं हुए तो उसको एस्केलेट करेगा। अच्छा जी, नाउ एलिमेंट्स ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, हम लोग अपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को रेफरेंस देंगे। हमने जो इश्यूज बताए थे, हमने जो रिकमेंडेशंस बताई थी, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान था। ओके, तो हमने प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करना है, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान और टारगेट डेट्स बताने हैं, और उनका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस बताना है कि भाई हमारी रिपोर्ट में क्या लिखा था, मैनेजमेंट एक्शन प्लान क्या दिया था, और इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या है। रेजिडुअल रिस्क बताएंगे कि अभी भी इंप्लीमेंटेशन के बाद भी क्या कोई रिस्क बचा है, और उसके बाद हम लोग बताएंगे ऐसी ऑडिट फाइंडिंग्स जो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही हैं, और क्रिटिकल फाइंडिंग्स जिन पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। 6 बातें फिर से, पुरानी रिपोर्ट को रेफरेंस देंगे, मैनेजमेंट का एक्शन प्लान डेट्स के साथ बताएंगे, और साथ साथ में हम लोग बताएंगे इनका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस आज की डेट में चल क्या रहा है। रेजिडुअल रिस्क बताएंगे, ऑडिट फाइंडिंग्स नॉट इंप्लीमेंटेड बताएंगे, और क्रिटिकल फाइंडिंग्स बताएंगे जिनके लिए इमीडिएट एक्शन चाहिए। ये 6 बातें हो गई। नाउ ऑडिट ट्रेल का टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आ चुका है, टू द पॉइंट पढ़िएगा। मैंने बहुत अच्छे से बहुत बार रिपीट कर करके आपको क्लास में जो है बताया था, कीवर्ड्स दोबारा मार्क करूंगा। ऑडिट ट्रेल क्या है? क्रोनोलॉजी, ऑडिट ट्रेल को पहले बताओ एक नाम से और बुलाते हैं, एडिट लॉग से। एक बात, दूसरी बात, कंपनीज एक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है, कहां पे आ चुकी है? रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014, राइट? एडिट लॉग, ऑडिट लॉग एक ही बात है एज फार एज द लैंग्वेज नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न। नाउ सुनिए कि भाई ये ऑडिट लॉग होती क्या है, ऑडिट ट्रेल होती क्या है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, जो भी चेंज हुआ है उसका टाइम वाइज जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसे बोलते हैं एडिट लॉग या फिर ऑडिट ट्रेल। अच्छा जी, हेल्प किस में करती है? ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन बैक टू इट्स ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स मतलब भाई किसने चेंज किया था, कब चेंज किया था, क्या चेंज किया था, वो सारी चीजें आप लोगों को ऑडिट ट्रेल देख के, एडिट लॉग देख के पता चल जाता है। नाउ इसके बाद तो बहुत ही आसान है, स्कोप, कवर एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब क्या चेंज हुआ, यहां से कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया, और क्या चेंज हुआ। क्या से मेरा क्या मतलब है? ऐड हुआ, डिलीट हुआ, अमेंड हुआ। कब से मेरा मतलब है? टाइम चाहिए। हु से मेरा मतलब है किसने चेंज किया, कौन से लेवल पे वो व्यक्ति था, वो ऑथराइज था या नहीं था। तो कवर्स ऑल द डेटा चेंजेस इंक्लूडिंग क्रिएशन, अपडेट एंड डिलीशंस। अच्छा जी, ये है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, ऑडिट ट्रेल बनाने के लिए, एडिट लॉग बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजमेंट। उससे रिलेटेड आईसीबी कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। ऑडिटर तो ये वेरीफाई करेगा कि भाई ऑडिट ट्रेल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है या नहीं है। ओके, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि वो इंटरनल कंट्रोल्स बताओ, वो इंटरनल कंट्रोल्स बताओ। मेरे साथ एग्जाम में क्या पूछेंगे? वो इंटरनल कंट्रोल्स बताओ जो ऑडिटर चेक करके ये इंश्योर करेगा कि ऑडिट ट्रेल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है या नहीं। नंबर 1, ऐसा कंट्रोल जो ये इंश्योर करे कि ऑडिट ट्रेल एक्टिव है। ऐसा कंट्रोल जो ये इंश्योर करे कि यूनिक यूजर आईडीज दिए जाते हैं हर यूनिक इंडिविजुअल को। फिर ऑडिट ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन को कोई भी एक्सेस कर पाए? नहीं, ऑथराइज होना चाहिए, लॉग्ड होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल को कोई एक्सेस कर पाए? नहीं, ऑथराइज होना चाहिए, लॉग्ड होना चाहिए। और ऑडिट ट्रेल का हमेशा क्या बनता रहना चाहिए? बैकअप बनता रहना चाहिए। तो फिर से सुनिए, एक्टिविटी एक्टिवेशन को लेके जो कंट्रोल्स हैं वो, इंडिविजुअल्स को आईडी असाइन करने से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो, ऑडिट ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन में उसको एक्सेस और चेंज करने से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो, ऑडिट ट्रेल को एक्सेस करने से रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो, एंड फाइनली ऑडिट ट्रेल के बैकअप से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो। ये सारे कंट्रोल्स अगर ऑडिटर देखेगा तो वो इंश्योर कर सकता है कि ऑडिट ट्रेल इज अलाइव एंड किकिंग। ओके, नाउ आखिरी कुछ टॉपिक्स, बेसिक प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये क्या है? कुछ भी नहीं, जबरदस्ती की बात है भाई। इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है, प्रेशर में गिव अप नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उसकी इंडिपेंडेंस कितनी है। इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, क्यों? हमें इंटीग्रिटी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको फॉल्स डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होना। ऑब्जेक्टिविटी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको जो है बायस नहीं होना, अनड्यू प्रेशर में आपने कुछ काम नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है, राइट? तो ये बेसिक आइडिया था, इसको एक बार रीड कर सकते हैं। नाउ एक और छुपा हुआ टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसकी भूमिका कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्या है? आईसीआरएम गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस पे एश्योरेंस और कंसल्टिंग देना। किस किस से कम्युनिकेट करना पड़ता है? स्टेक होल्डर और एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना पड़ता है। नॉलेज किस किस की चाहिए? सब्जेक्ट मैटर की, इंफॉर्मेशन सिस्टम की, गुड सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए। नाउ एक्सपर्टीज कहां कहां पे रिक्वायर्ड है इंटरनल ऑडिटर को? कैसे याद किया था? कॉमर्स, लॉ, टैक्स, इको पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
आप लोगों को क्या-क्या पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू डील विद पीपल ये पता होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। हाँ, कॉमर्स, टैक्स, लॉ, इको पढ़ने से एक काम ज़रूर हो जाता है, अकाउंट्स और फाइनेंस की एक्सपर्टीज़ आ जाती है। लेकिन फिर भी माँग तो क्या ही रहे हैं? ओटीपी। ओटीपी बोले तो ऑपरेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस। बट याद रखिए कि भाई ये हम क्यों माँगते हैं? बिकॉज़ इट्स अ मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। लीजिए, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए एक बार। ये हमारा चैप्टर भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप अगर बुक में देखेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने कुछ रेफ़रेंस दे रखे हैं कि भई ये हमारे पास जो है आपके एसआईएज़ हैं जो रिकमेंडेटरी हैं इन नेचर। आप चाहें तो इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इनके नाम नंबर वगैरह याद करके जाएँगे। ओके? बाकी सारी चीज़ें जो इस चैप्टर के अंदर आती थी, हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। इस तरीके से कंप्लीट करी हैं, मैंने एग्ज़ाम को बिल्कुल ध्यान में रखा है और आपके जो लिमिटेड टाइम है उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी हैं। ओके? चलिए, तो अब आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे कब? वो डिस्कशन करते हैं जल्दी से। ऑल द बेस्ट।